हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। कुछ दिन मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया बच्चों। मुझे अर्जेंट काम से कहीं बाहर जाना पड़ा था, इस वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया था। अब से हमारी जो क्लास है वो रेगुलर चलेगी और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो एस्टिमेशन और कॉस्टिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को वायरिंग सिस्टम पढ़ा दिया था। आज जो क्लास हमारी होने वाली है वो होने वाली है अर्थिंग पे। अर्थिंग में हम लोग क्या देखेंगे, किस किस तरीके से हम लोग अर्थिंग करते हैं, मेथड्स ऑफ अर्थिंग हम लोग आज देखेंगे। और हमारा जो अर्थिंग के लिए क्या क्या चीजें हमको चाहिए होती हैं वो हम लोग सारी देखेंगे। किस किस तरीके से अर्थिंग करके हम अपने इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक से खुद को और अपनी चीजों को कैसे बचा सकते हैं, ये आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अर्थिंग अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग की डिफाइन मैंने आप लोगों की पहले से ही लिख ली है, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप कुछ चीजें पहले से ही लिख लिया करिए, बाद में उसको समझा दीजिए। तो जितना इस बोर्ड पे आ सकता है लिमिटेड डाटा उतना मैंने आपको पहले ही लिख लिया है इस पे। चलिए शुरू करते हैं। अर्थिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली टू द अर्थ विद द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर इज कॉल्ड अर्थिंग। जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है वो लो रेजिस्टेंस के वायर की हेल्प से। कहाँ पे? अर्थ में, जमीन में। वो उसको पावर को हमारी को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। अगर हमारा वोल्टेज या करंट हमारा ज्यादा हो जाता है तो वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो हमारी फालतू वाली एनर्जी है, उसको हम लोग रेजिडुअल फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं, और भी अलग अलग चीजें हैं, उसको वो क्या करेगा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर कर देगा। किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली किसमें? अर्थ में। किसकी मदद से कर देगा? लो रेजिस्टेंस वायर की हेल्प से। एक लो रेजिस्टेंस का वायर हम लोग लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है। उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसका करंट बहुत ज्यादा होगा, तो उस करंट को हम लोग क्या करेंगे? उस करंट को हम लोग अर्थ में ट्रांसफर कर देंगे। किसकी हेल्प से? लो रेजिस्टेंस वायर की हेल्प से। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, जो हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ लेते हैं वो हम किस उस पर डिसाइड करते हैं? तो जो हमारे लार्ज सब स्टेशन होते हैं उसके अंदर जो हम लोग अपना अर्थ का सिस्टम लगाते हैं, उसमें जो हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू रखते हैं वो हम लोग रखते हैं 0.5 ओम। सबसे कम हमारी लार्ज सब स्टेशन में रखी जाती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि हमारा जो लार्ज सब स्टेशन है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। 3 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें एक ऑप्शन आपका 0.5 ओम भी दे देगा और आपका यही ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो है मेजर सब स्टेशन। मेजर सब स्टेशन में जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, अर्थ रेजिस्टेंस की, वो हमारी होती है 1 ओम। उसके बाद हमारा आता है स्मॉल सब स्टेशन। स्मॉल सब स्टेशन में जो हमारी अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो होती है 2 ओम। उसके बाद हम लोग आते हैं, जो हम लोग अपने घर में या कहीं और भी हम लोगों को अर्थिंग करनी होती है डोमेस्टिक पर्पस में, डोमेस्टिक एरियाज में हम लोग को करना हो, अपने घर में हम लोगों को करना हो, या कहीं भी जो हमारी डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, अगर हम लोग उसमें अर्थिंग करते हैं तो उसमें जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो हमारा होना चाहिए 8 ओम। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड जो हम लोग अर्थिंग करेंगे। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है, ये हमारा जीआई पाइप जो होता है, इसका डायामीटर कितना होना चाहिए अर्थिंग के लिए? तो इसका जो डायामीटर हमारा होना चाहिए वो हमारा कितना होना चाहिए? 13 mm वो हमारा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? अर्थ इलेक्ट्रोड एंड अर्थ वायर शुड बी ऑफ सेम मटेरियल। जो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है वो और जो हमने अर्थ वायर लगाया हुआ है वो दोनों सेम मटेरियल के होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारा जो अर्थ वायर है वो हमने किसी और मटेरियल से बनाया हुआ है, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो हमने दूसरे मटेरियल से बनाया है। ये अर्थ इलेक्ट्रोड और अर्थ वायर हमारे सेम मटेरियल के होने चाहिए। ठीक है, इट शुड बी एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर एबव एंड बिलो द सरफेस। जो हम लोग अर्थिंग अपनी करेंगे टू गिव मैकेनिकल प्रोटेक्शन, जैसे मुझे यहाँ पे अर्थिंग करनी है, ठीक है, इस जगह पे, तो ये सरफेस से कितना है हमारा? 30 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए और 30 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। वो किस वजह से होना चाहिए? वो हमारा होना चाहिए मैकेनिकल प्रोटेक्शन की वजह से। ऐसा ना हो कि हमारी अर्थिंग लूज हो, ऊपर अगर ज्यादा निकला होगा तो भी वो हिलेगा डुलेगा,
और अगर वो अंदर ज्यादा होगा तब भी वो रोटेट करेगा। तो जितना वो हमारा ऊपर होगा उतना ही नीचे होना चाहिए। उससे हमको क्या होता है, वो हमारी मैकेनिकल प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और वो सॉलिडली खड़ा रहता है। ठीक है, आखिरी जो मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, वो मैंने लिखा है डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम बिल्डिंग इज 1.5 mm। मान के चलिए ये हमारी बिल्डिंग है, सोसाइटी आप लोगों ने देखी होगी। अगर मुझे अपनी बिल्डिंग्स ऐसे करके बनानी है, बहुत सारी बिल्डिंग्स मैंने मानिए बनाई हुई है यहाँ से, तो इनके जो बीच की ये डिस्टेंस है, ये वाली जो इनके बीच की दूरी है, अर्थिंग के लिए इनकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो सबकी कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से पास हम लोग क्या नहीं कर सकते, दूसरी बिल्डिंग को नहीं बना सकते हैं। किस लिए, अर्थिंग की वजह से। मानिए ये दोनों मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये दोनों मैंने बिल्डिंग अपनी ली हुई है। अब अगर इनके बीच में 1.5 मीटर से कम की वो है, तो आपने अगर कंप्लेंट कर दी है तो ये आपको दोबारा से तोड़ के बनानी पड़ेगी। हम ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के एकदम खिलाफ है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर मिनिमम होनी ही चाहिए, उससे पास आप इसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ वायर शुड बी टेकन फ्रॉम मेन बोर्ड। अब जो हमारे घर में बिजली आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पोल से तार लिया, मीटर में हमने उसको कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा एक मेन बोर्ड होता है वहां हमने उसको कनेक्ट कर दिया। अर्थ वायर भी जो हमारा होता है वो भी हम लोग कहां से लेते हैं, मेन बोर्ड से ही हम अपने अर्थ वायर को भी कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड इन वर्टिकल पोजीशन। अर्थिंग जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं उसको हम कभी भी हॉरिजॉन्टली इस तरीके से कंडीशन में उसको नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा क्या होगा, वर्टिकली ही होगा। इस पोजीशन में हम उसको रखेंगे, हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रोड को हम रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा रेजिस्टेंस है, अर्थिंग का रेजिस्टेंस जो हमारा है वो किस किस चीज से उस पर इफेक्ट पड़ेगा, किस चीज से वो कम या ज्यादा होगा, वो अब हम लोगों को देखना है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्थिंग रेजिस्टेंस। तो जो हम लोगों ने अपना अर्थ रेजिस्टेंस लगाया है उस पे किस किस चीज की वजह से इफेक्ट पड़ेगा वो अब हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा, सॉइल की क्या कंडीशन है, हमारी जो मिट्टी है वो किस तरह की है, हमको कहाँ अर्थिंग करनी है वो हमको देखना पड़ेगा। वो हमारा डिपेंड करेगा किस पे, सॉइल की कंडीशन पे। हमारी मिट्टी की कंडीशन कैसी है वो हमारा क्या डिसाइड करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग। हमारी जो अर्थ वायर हम लोग लगा रहे हैं या इलेक्ट्रोड हम लगा रहे हैं या हम किसी भी तरीके की अर्थिंग करते हैं, अभी इसके बाद में आप लोगों को टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ अर्थिंग पढ़ाऊंगा, उसमें हम लोग 5 तरीके से अर्थिंग कर सकते हैं। तो हमको कौन सी अर्थिंग कहाँ करनी है वो हम सब क्या देख के करते हैं, अर्थिंग का रेजिस्टेंस देख के हम लोग करते हैं। तो पहली जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, सॉइल कंडीशन। हम क्या करेंगे, जो वहां मिट्टी है उस मिट्टी की कंडीशन चेक करेंगे, सैंपल उसका लिया जाता है, उसकी हम लोग देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, और अगर हम यहाँ पे अर्थिंग करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा। ठीक है, वो सब कुछ चेक करके फिर हम लोग वहां पे अर्थिंग करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारा, सॉइल जो है हमारी मिट्टी जो है उसका टेम्परेचर क्या है, सॉइल का टेम्परेचर क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे क्या, सॉइल की कंडीशन के मिट्टी किस कंडीशन में है। दूसरा हम क्या देखेंगे, उसका तापमान देखेंगे कि हमारी जो मिट्टी है उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, हम लोग क्या देखेंगे, मिट्टी जो है हमारी मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, जो हमारी मिट्टी है उसको हम कलेक्ट करेंगे और हम अपनी लैब वगैरह में उसको भेजते हैं चेक होने के लिए, जिसमें हम लोग देख के क्या पता लगाएंगे कि इसमें मॉइस्चर कितना है। क्योंकि मॉइस्चर क्या होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है,
करंट हमारा फ्लो हो सकता है। पानी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से हमारा करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉइल में चेक कराएंगे कि इसमें मॉइस्चर के कंटेंट कितने हैं। अगर हमारी लिमिट के अंडर वो हुआ तो हम वहां अर्थिंग कर सकते हैं, वरना हम उस जगह पे अर्थिंग नहीं करेंगे। ठीक है। साइज एंड स्पेसिंग ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, साइज एंड स्पेसिंग ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड। हमारी जो अर्थ के इलेक्ट्रोड हम लोगों ने लगाया, जो हम वर्टिकल कंडीशन में रखते हैं जिस इलेक्ट्रोड को, उसका साइज क्या होगा और उनके बीच की स्पेसिंग क्या होगी, ये भी हमारा क्या डिपेंड करेगा, अर्थिंग रेजिस्टेंस को वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो कम होगा या ज्यादा होगा। इस चीज पे भी वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। डेप्थ ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, जो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है वो जमीन के अंदर कितना अंदर तक है, उसकी जो गहराई होगी वो भी क्या डिसाइड करेगा, हमारा अर्थिंग का रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। कि अगर हम उसको ज्यादा अंदर तक डालते हैं तो हमारी अर्थिंग कैसी होगी, अच्छी होगी। और अगर उसकी डेप्थ ज्यादा गहरी नहीं है तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और हमारी अर्थिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है। अगला जो हमारा है वो है हमारा मटेरियल ऑफ कंडक्टर। किस मटेरियल का हम लोग अपना कंडक्टर यूज कर रहे हैं अर्थिंग में, वो भी क्या डिसाइड करेगा, वो हमारा डिसाइड करेगा रेजिस्टेंस अर्थिंग का। क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है हमारा, बहुत अच्छा है, उसको हम लोग ट्रांसमिशन में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर के लिए, लेकिन उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है। और जबकि हमारा जो कॉपर है उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ डिसएडवांटेज क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, हाई होता है। जबकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो हर मटेरियल की कुछ ना कुछ अपनी दिक्कत होती है। वो सारी चीजें देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल ऑफ कंडक्टर अपना चूज करेंगे। कौन सा मटेरियल हमको अर्थिंग में रखना चाहिए वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। क्वालिटी ऑफ चारकोल एंड कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ चारकोल and dust in electrode pit of earth। हम लोग क्या देखेंगे, जो हम लोग चारकोल या फिर कोल डस्ट को यूज करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोड में, उसकी क्वालिटी को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, उसको हम लोग अर्थिंग के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं। तो हम लोगों ने इतने इतने फैक्टर्स हम लोगों ने देखे जिससे हमारा अर्थिंग रेजिस्टेंस क्या होगा वो डिसाइड करेंगे हम लोग इतनी चीजों से कि हमारा अर्थिंग रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा या नहीं होगा। पहला हम सॉइल की कंडीशन देखेंगे, दूसरा हम सॉइल का टेम्परेचर देखेंगे, मॉइस्चर कंटेंट देखेंगे हम मिट्टी के अंदर, साइज और स्पेस देखेंगे हम इलेक्ट्रोड के बीच में, गहराई हम लोग देखेंगे कितना नीचे हम लोगों ने अपनी अर्थिंग की हुई है, मटेरियल हम लोग देखेंगे कौन सा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, क्वालिटी हम लोग देखेंगे किसकी, कोल डस्ट की, और चारकोल की क्वालिटी हम लोग देखेंगे। एक हमारा जो सिस्टम है उसकी में क्वालिटी जो हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोड की वो कैसी होगी। ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम लोग किस तरीके से अपना जो अर्थ रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम कर सकते हैं। जितनी हमारी अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उतनी ज्यादा हमारी करंट की वैल्यू होगी। हमारा करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा हमारा लो रेजिस्टेंस का वायर या फिर हम लोग अर्थिंग रेजिस्टेंस जितना हम लोग लो कर देंगे उतना ज्यादा हमारा जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो अर्थ में चला जाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना जो होगी वो क्या हो जाएगी, बेहद कम हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, किस किस तरीके से हम अपना अर्थ रेजिस्टेंस है उसको हम कम कर सकते हैं। आप लोगों ने बेहद अच्छे से, जितने भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने देखा होगा क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली जो टेम्परेरी जुगाड़ होता है, एक तार लेके क्या करते थे, नल में हम लोग बांध देते थे,
उसी को हम लोग क्या करते थे, एक कोने में तार को गाड़ दिया, एक पत्थर का वो बना के, उसी में हम लोग पानी डालते रहते थे। तो उससे क्या होता था, हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता था। और कभी कभी वो टेम्परेरी जुगाड़ था, परमानेंट अर्थिंग तो वो हमारी थी नहीं, जिससे हम इफेक्टिव अर्थिंग तो हम उसको बोल नहीं सकते। कभी कभी बारिश का मौसम जब अगर होता था तो उस मौसम में ऑलरेडी बारिश पड़ जाती थी वहां, तो जब वहां बहुत ज्यादा पानी पड़ जाएगा वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट में हमको पानी चाहिए होता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो अचानक से हाई हो जाता था। और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो उसमें ना जाके जो हम चीज यूज कर रहे हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग नल यूज करते थे तो जैसे ही हम लोग नल पकड़ते थे हमको शॉक लगता था बहुत तेज। वो किस लिए होता था, वो इफेक्टिव अर्थिंग हम लोग नहीं करते थे, वो हम लोगों का टेम्परेरी जुगाड़ होता था, इसलिए हमको वो करना होता था। तो पहला मेथड जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, एडिंग वाटर। हम लोग क्या करेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे। दूसरा हम लोग, आप लोगों को ये भी पता होगा, एडिंग सॉल्ट। नमक भी हम उसमें डाल देते थे, नमक भी बहुत अच्छा हमारा काम करता है रेजिस्टेंस को लो करने के लिए, ठीक है। तीसरा जो हमारा था, एडिंग चारकोल एंड कोल डस्ट। एडिंग चारकोल एंड कोल डस्ट। जो हमारी कोयले की वो होती है, राख कह लीजिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर सकते हैं। चारकोल हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, किसके लिए, अर्थिंग रेजिस्टेंस को घटाने के लिए। ले दे के हमने जो अभी तक चीजें पढ़ी उसमें हम लोगों ने क्या देखा, अर्थिंग के लिए हमको क्या चाहिए, जितना ज्यादा कम हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है उतनी ही अच्छी हमारी क्या हो जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी। हम लोग कैसे अपने अर्थ रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, उसमें पानी ऐड कर सकते हैं, हम लोग वाटर, हम लोग सॉरी सॉल्ट, हम लोग नमक उसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा, चारकोल और कोल डस्ट ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। अब एक नोट आप लोग लिख लीजिए, ये मैं मिटा रहा हूं। अगर आपको यहां तक कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आप लोग एक नोट लिखिएगा, इफ मॉइस्चर कंटेंट, अगर हमारे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सडनली इंक्रीज हो जाते हैं, इफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अर्थ फॉल्स बिलो 20%, then resistance of earth increases suddenly। हम लोगों ने क्या देखा, अगर जो हमारी जो सॉइल है जिसमें हम लोगों ने अर्थिंग की हुई है उसमें क्या हो जाता है, किसी भी वजह से अगर मॉइस्चर के कंटेंट क्या हो जाते हैं, 20% बिलो हो जाते हैं, 20% से कम अगर मॉइस्चर हो गया तो हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा। और जब हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी वजह से हमारा जो करंट है वो अर्थ में ना जाके वो हमारी उस चीज में फ्लो करने लग जाएगा जिससे हमने अर्थिंग को कनेक्ट किया हुआ है, और हमको क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एज ए नोट आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर मॉइस्चर के कंटेंट हमारे 20% से कम हो जाते हैं तो हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सडनली इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको क्या होगा, शॉक लगेगा। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ अर्थिंग। तो मेथड्स ऑफ अर्थिंग में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके की अर्थिंग हम लोग अपने घरों में या स्टेशंस में करते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ अर्थिंग, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पहला है हमारा स्ट्रिप और वायर अर्थिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो स्ट्रिप ले लेंगे या फिर एक तार ले लेंगे अर्थिंग करने के लिए। दो तरीके का हमारे पास होता है, या तो हम लोग कॉपर का तार यूज कर सकते हैं या फिर हम अपना गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप यूज इसमें हम लोग कर सकते हैं।
तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर स्ट्रिप, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर स्ट्रिप जो होगी वो कितना होगा 25/1.6 mm, ये हमारा होगा। और मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जो हमारा जीआई पाइप का होगा वो कितना होगा 25/4 mm, ये हमारा होगा। ठीक है, इसको जो हम लोग यूज करेंगे यूज्ड टू रॉकी सॉइल प्लेस, जहां हमारे पहाड़े होती हैं, पहाड़ बने हुए हैं हमारे रॉक्स है, पत्थर है, वहां पे हम लोग ये वाली जो हमारी अर्थिंग है इसको यूज करेंगे। तो हमने क्या लिखा, यूज्ड टू रॉकी सॉइल प्लेसेस, यूज्ड टू रॉकी सॉइल प्लेसेस, जहां पे हमारी जो मिट्टी है वो बहुत टाइट है एकदम, जहां हम कुछ उगा नहीं सकते, बहुत टाइट मिट्टी है, बंजर जमीन हम उसको बोलते हैं, वहां हम लोग कैसी अर्थिंग यूज करेंगे, वहां हम लोग स्ट्रिप और वायर टाइप अर्थिंग अपनी यूज करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इसका यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग कहाँ इसका यूज करते हैं, रॉकी सॉइल प्लेसेस में, जहां हमारी मिट्टी बहुत टाइट है, एकदम कह लीजिए पत्थर जैसी मिट्टी हमारी वहां हो जाती है, उन जगहों पे हम लोग कैसा यूज, कौन सी अर्थिंग अपनी करते हैं, वहां हम लोग करते हैं स्ट्रिप और वायर अर्थिंग। मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा कॉपर स्ट्रिप का होगा वो कितना होगा 25/1.6 mm, और जो हमारा जीआई पाइप या जीआई स्ट्रिप हमारी होगी उसका क्या होगा 25/4 mm। ठीक है, दूसरी जो हमारी वायरिंग है वो है रॉड अर्थिंग, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं फायर अर्थिंग। दो नाम से हम इस अर्थिंग को अपना जानते हैं, एक हमारा है रॉड अर्थिंग, दूसरा है फायर अर्थिंग। इसमें डायामीटर जो हमारा होगा किसका, डायामीटर ऑफ कॉपर रॉड वो कितना होगा 12.5 mm, और डायामीटर जो हमारा होगा किसका, जीआई पाइप का और जीआई रॉड का, वो हमारा कितना होगा 16 mm होगा। हॉलो 25 mm जीआई पाइप ऑफ मिनिमम लेंथ ऑफ 2.5 मीटर, और इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, यूज्ड इन सैंडी एरियाज। ठीक है, सैंडी एरियाज में हम लोग इसका यूज करेंगे। और जो हम लोग रॉड अर्थिंग करते हैं उसके अंदर जो हम लोग कॉपर की अगर रॉड लेते हैं तो उसका जो डायमीटर हम लोग रखेंगे वो 12.5 mm होगा। अगर हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप लेते हैं या गैल्वेनाइज्ड आयरन की रॉड लेते हैं तो उसके जो हमारा डायमीटर होगा वो कितना होगा 16 mm होगा। इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, सैंडी एरियाज में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा है वो हमारा कौन सा है, पाइप अर्थिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइप का यूज करते हैं। और ये जो हमारा है इसको आप एक चीज से और याद रख सकते हैं, ये हमारा क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है, सबसे ज्यादा हम इसी अर्थिंग का यूज करते हैं। पाइप अर्थिंग जो हमारी होती है नॉर्मली हम इसी अर्थिंग का यूज सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं। तो जीआई स्टील पाइप ऑफ डायामीटर, जीआई स्टील पाइप ऑफ डायामीटर 40 mm और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ 2.5 मीटर, इसका जो डायामीटर होगा वो हमारा होगा कितना 40 mm, हो सकता है आप सेंटीमीटर के टर्म्स में पूछ ले तो 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो हमारी होगी 2.5 मीटर, सॉरी mm नहीं मीटर, ये हमारी जो लेंथ है इसकी वो 2.5 मीटर होगी। और डायमीटर जो इसका होगा वो कितना होगा, वो हमारा होगा 4 सेंटीमीटर या फिर 4 mm। ठीक है, और 5 से 10 फीट इसको हम क्या करते हैं, 5 to 10 फीट इन ग्राउंड, 5 से 10 फीट तक हम इसको अंदर क्या करते हैं, ग्राउंड में करते हैं। 2-3 चीज मैं आप लोगों को क्लास खत्म होने से पहले बता दूंगा अर्थिंग के बारे में। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी है, अर्थिंग जो हम लोग करते हैं उसमें हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात, जितना हम जमीन के अंदर पॉसिबल कर सकते हैं अर्थिंग को, उतना अंदर तक आप करिए, आपकी अर्थिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत इफेक्टिव होगी। और हमारी जो मोस्ट कॉमन टाइप की अर्थिंग है वो पाइप अर्थिंग होती है। गैल्वेनाइज्ड स्टील का पाइप जो होता है उसका डायमीटर 40 mm या फिर 4 सेंटीमीटर होता है, जबकि उसकी जो लंबाई होती है वो 2.5 मीटर के आसपास होती है। और उसको हम 5 से 10 फीट तक जमीन के अंदर क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अर्थिंग है वो कौन सी है, अर्थ प्लेटिंग अर्थिंग है हमारी। अर्थ प्लेटिंग में मैं आपको लिखा रहा हूं डायरेक्ट, चौथी जो हमारी अर्थिंग है वो है अर्थ प्लेटिंग। अब इसके अंदर 60 mm बाई 60 mm बाई 3 mm, ये हमारा किसके लिए होगा, ये होगा हमारा कॉपर के लिए। 60 mm बाई 60 mm बाई 6 mm, ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम के लिए या फिर जीआई पाइप के लिए। ठीक है, ये हमारी हो गई कौन सी अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। इसके बाद हमारी आती है कॉइल अर्थिंग। तो जो कॉइल अर्थिंग है हमारी वो आखिरी अर्थिंग है, जो हम लोग कहां पे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स के थ्रू हम इसको करते हैं। यही हमारी 5 तरीके की अर्थिंग है। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने इसमें सिर्फ इतना ही लिखाया है, जो चीज मैं आप लोगों को यहाँ क्लास में पढ़ाता हूँ वो मैं सिर्फ उतना लिमिटेड आपको, इस पे अगर आप बोलेंगे तो मैं अर्थ प्लेटिंग की आपको डिफाइन भी लिखवा दूंगा, और वो बहुत सारी चीज मैं आपको लिखवा सकता हूँ जो आपको याद करने में बहुत मुश्किल होगी, जबकि वो आपकी किसी भी काम की चीज है नहीं। ठीक है, मैंने आपको लिखवा दिया कॉपर का अगर हम इसमें यूज करेंगे अर्थ प्लेटिंग में तो इतनी बाई इतने की हम क्या लेंगे, प्लेट लेंगे। और अगर हम जीआई पाइप का यूज करेंगे, जीआई स्टील का, तो हम इतना 60 बाई 60 बाई 6 mm का अपना प्लेट लेंगे। दूसरा है हमारा कॉइल अर्थिंग, जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स में। ठीक है, इसके साथ हमारी जो अर्थिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं। मान के चलिए ये हमारा फर्श है घर का, और ये हमारी दीवार है, और यहाँ पे ये हमारे स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। अब जो हमारी डिस्टेंस है ये जो हमारी होगी, मतलब जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से अगर मान के चलिए यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और मुझे उस स्विच को ऑन करना है, तो उसकी ऊंचाई हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए 1.5 मीटर। इंडिया के अकॉर्डिंग हमने ये सब चीजें रखी हुई हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई मुझे बोर्ड लगवाना है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। प्लस जैसे मैंने यहाँ पे हमारा स्विच लगाया हुआ है, अब मेरे यहाँ पे मान के चलिए आप एक फैन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये जो मेरा स्विच है और जो मैंने अपना लोड कनेक्ट किया हुआ है उसके बीच की डिस्टेंस भी हमको बताई हुई है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने। वो हमको कितनी बताई हुई है, वो हमको पता है 3 फीट। 3 फीट कम से कम दूरी होनी चाहिए जहां हमारा बोर्ड लगा है और जहां हमको लोड कनेक्ट करना है उस चीज से, और जो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। ये 2 पॉइंट आपको बेहद अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछता है। जमीन से लेके हम जहाँ स्विच बोर्ड लगा रहे हैं उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो वो हमारी 1.5 मीटर होनी चाहिए। और जिस जगह हमारा बोर्ड लगा हुआ है उससे जो हमारा लोड हम लोग लगाना चाहते हैं उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए मिनिमम, वो हमारी 3 फीट हमारी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बता दूं, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। परमिसिबल वोल्टेज और परमिसिबल फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे भारत में, वो हम लोगों को कितनी दी हुई है, तो परमिसिबल वोल्टेज जो है कंज्यूमर साइड वो हम लोगों को दिया हुआ है ±6%। ठीक है, ±6% तक जो हमारा वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो प्लस माइनस कितना 3% क्या कर सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है। तो अगर इसको कैलकुलेट हम लोग करें तो हमारा आता है 216.2 वोल्ट टू 243.8
8 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी जो हमारी आती है वो कितनी आती है 251.5 हर्ट्ज। ये दो चीज भी आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि हमारे इंडिया के अंदर जो पहली बात परमिसिबल वोल्टेज हमको दिया हुआ है फ्लक्चुएशन के लिए वो ±6% है। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, हमारी जो परमिसिबल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो ±3% है। दूसरा आपसे कैसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है परमिसिबल वोल्टेज इन इंडिया, ये आपको ऑप्शन में दे देगा। 3 और ऑप्शन आपको दे सकता है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप ये डायरेक्ट डाटा याद रख सकते हैं। सेम हमारा परमिसिबल फ्रीक्वेंसी में ±3% अगर हम लोग करते हैं तो 48.5 हर्ट्ज टू 51.5 हर्ट्ज तक हमारा आता है। ये हमारा क्या है, परमिसिबल वोल्टेज और परमिसिबल फ्रीक्वेंसी की ये हमारी वैल्यू होती है। इसके साथ हमारा अर्थिंग खत्म हो गया है। अभी तक हमने एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में वायरिंग और अर्थिंग कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा सिर्फ टेंडर्स बचते हैं, वो मैं आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ा दूंगा। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग कुछ बताते हैं तो ठीक है, वरना फिर से मैं अपने आप से नया सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए। और इस सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद सबसे अच्छी बात आप लोग ये याद रखिएगा, जब भी हमारा ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन अर्थिंग से और प्लस हमारा किससे, वायरिंग से लगवाने वाला हूं। हो सके आपने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आप देख सकते हैं वीडियो। अगर बाई चांस नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को क्लास में लगवा रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। एसएससी जेई के सवाल मैं आप लोगों के लगवाता हूँ, यूपी पीसीएल जेई के दोनों। एसएससी जेई का फॉर्म आ चुका है, यूपी पीसीएल जेई का फॉर्म आने में है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तैयारी करते रहिए। और बाकी की जो वैकेंसी आती हैं वो मैं शॉर्ट्स बना के आप लोगों तक पहुंचा देता हूं, तो आप लोग देखते रहिए, फॉर्म भरते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कल मिलते हैं। हर हर महादेव।